जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से राम एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम वीकली करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे। सितंबर 22 से लेके 28 तक की जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, फैक्ट हैं, एग्जाम की दृष्टि से जो जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं वो पूरे के पूरे आपको इसी क्लास में मिल जाएंगे। जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं जरूर जुड़ जाएं। इसका जो पीडीएफ है, हम कह सकते हैं संयुक्त पीडीएफ जो है वो आपको कहां पर मिलेगा? टेलीग्राम पर मिलेगा, तो जरूर जुड़ जाएं। चलिए हम चालू करते हैं आज की हमारी ये क्लास को। सबसे पहला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया गया? तो 21 सितंबर 2025 मतलब कल बनाया गया। अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस जिसे पीस डे भी कहा जाता है, यह हर साल 21 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिवस 1981 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा स्थापित किया गया था। इस फैक्ट को याद रखना। इस दिन को वैश्विक स्तर पर शांति, अहिंसा और युद्ध विराम के प्रतीक के रूप में माना जाता है। देखिए 21 सितंबर को यदि हम देखें तो अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस ये जो है ये अपने आप में ही काफी मान्यता रखता है, क्योंकि अगर हम देखें कि आज के समय पर पूरे विश्व में क्या माहौल बन रहा है, कभी फिलिस्तीन इजराइल का युद्ध हम देखने को मिलते हैं, कभी अमेरिका रूस की तरफ आंख दिखाने लगता है, चीन की जो आंख है वो हमारे ऊपर बनी ही हुई है, पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आ ही नहीं रहा है। ऐसी कंडीशन में कहीं ना कहीं अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस अपने आप में बहुत महत्व का दिवस है। इसके बारे में थोड़ी मजेदार फैक्टों को और जान लेते हैं। यह दिवस 1981 में संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए द्वारा तो घोषित किया गया था। शुरुआत में तो इसे हर साल सितंबर के तीसरे मंगलवार को मनाया जाता था, लेकिन 2002 से इसकी जो फिक्स्ड डेट हो गई वो 21 सितंबर कर दी गई। इस दिन यूएन मुख्यालय न्यूयॉर्क में पीस बेल बजाई जाती है, जिसे जापान ने गिफ्ट किया था। यह बेल पुराने सिक्कों और बच्चों के दान में ढलाई में जो दी गई चीजें हैं उन्हीं के द्वारा बनाई गई है। हर साल इस दिवस की एक अलग थीम होती है, जैसे क्लाइमेट एक्शन फॉर पीस, शेपिंग पीस टुगेदर आदि। इस दिन पूरी दुनिया के लोग युद्ध, हिंसा और झगड़ों से ऊपर उठकर शांति और भाईचारे का संदेश फैलाने की कोशिश करते हैं। हम सभी जानते हैं कि हमने 2 विश्व युद्ध देखे हैं। कहीं ना कहीं हमारी जो पीढ़ियां रही उन्होंने इन विश्व युद्धों को देखा है, उससे होने वाला जो नरसंहार था वो देखा, उससे होने वाली जो हानि थी वो देखा है। उसके बाद जो फिर समस्याएं आई, चाहे वो बेरोजगारी की बात कर ली जाए, चाहे वो भूखमरी की बात कर ली जाए, चाहे वो कुपोषण की बात कर ली जाए, इन सब समस्याओं से घिरे, तो हम जानते हैं कि भैया तीसरा विश्व युद्ध ना हो। इसीलिए कहीं ना कहीं एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार से ये जो दिवस बनाए जाते हैं, या कोई संस्थाएं हैं जो परमाणु संधियों का, जो परमाणु संयंत्र है, परमाणु हथियार है, इनका विरोध करते हुए नजर आते हैं, वो इसीलिए आते हैं कि भैया तीसरा विश्व युद्ध है वो ना हो, क्योंकि यदि इस बार हुआ तो सभी के पास में परमाणु बम है और कहीं ना कहीं सभी कुछ नष्ट हो जाएगा। चलिए अब हम सितंबर का देख लेते हैं कि सितंबर में कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस हैं। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, 14 सितंबर को हिंदी दिवस, 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस, 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस जिसकी आज अपन चर्चा कर रहे हैं, 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती, 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस, 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस और 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब मुझे नहीं लगता ऐसा कि आपको याद नहीं होंगे। जो लोग इनको देखते हैं बार बार जब आप देखेंगे तो याद हो जाते हैं, लगभग में याद होने लगे होंगे। चलिए आगे चलते हैं। भारत ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए? फिलहाल में न्यूजीलैंड के संग किए हैं। भारत और न्यूजीलैंड ने 19 सितंबर 2025 को क्वींसटाउन में तीसरे दौर की वार्ता के बाद कंप्रेहेंसिव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए पर सहमति जताई गई। यह समझौता दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूत करेगा और आपसी निवेश को बढ़ावा देगा। न्यूजीलैंड की जो राजधानी है वो क्या है? वेलिंगटन है, और अभी फिलहाल में यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो है क्रिस्टोफर लक्सन। याद रखिएगा दोस्तों, यदि आपको मुक्त या मुक्त व्यापार नहीं पता है तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, मैं इस पर एक क्लास बना दूंगा। चलिए आगे चलते हैं। बिहार सरकार ने बेरोजगारों के लिए मासिक राशि कितनी बढ़ाई है? भैया कितनी बढ़ाई हुई है? 1000 रुपए प्रति माह। बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 18 सितंबर 2025 को सेल्फ हेल्प अलाउंस स्कीम के तहत बेरोजगार स्नातकों को 1000 प्रति माह देने की घोषणा की। यह घोषणा 20 से 25 वर्ष आयु वर्ग के उन युवाओं के लिए है जो ना तो पढ़ाई कर रहे हो, ना ही सरकारी या निजी क्षेत्रों में कार्यरत हो, ना ही स्वरोजगार में है, मतलब कुछ है नहीं इनके पास में। बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं इस समय कौन है? तो नीतीश कुमार हैं। और बिहार के जो राज्यपाल हैं वो हैं आरिफ मोहम्मद खान। बिहार में विधानसभा सीटों की यदि हम बात करें तो कुल सीटें कितनी हैं? 243। और बिहार में इस तरीके की जो योजनाएं हैं अगर वो चलती हैं तो बहुत ही बढ़िया हो जाता है बेरोजगारों के लिए या जो नवयुवक हैं उनके लिए, क्योंकि अभी उनके पास में कोई व्यवस्था नहीं है काम करने की। तो बिहार को हम देखें तो अगर एक तरीके से गरीबी रेखा के मामले में भी
काफी ज्यादा वहां पे बेरोजगारी है। आगे चलते हैं। ब्रिटेन ने फिलिस्तीन को किस रूप में मान्यता दी है? तो भैया स्वतंत्र राज्य के रूप में इसको मान्यता दी गई। 21 सितंबर 2025 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता दी। तो क्या ये स्वतंत्र नहीं था? जानेंगे इसके अभी पूरे इतिहास के बारे में, हम छोटे से में जानेंगे, पर जानेंगे तो हमें समझ में आएगा। इस निर्णय के साथ ही कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने भी फिलिस्तीन को स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता दी है। यह कदम मध्य पूर्व में शांति प्रक्रिया को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। देखिए, मान्यता दी है तो क्या इनको अधिकार है इस प्रकार से मान्यता देने का? नहीं, बिल्कुल अधिकार नहीं है। आपने देखा होगा जब आप छोटे रहे होगे, आपकी किसी अपने दोस्त से छोटे में लड़ाई हो जाती थी, तो आपके अगल बगल में बड़े भैया लोग खड़े रहते थे, तो जब बड़े भैया जिसका भी समर्थन कर देते थे तो उसको सही मान लिया जाता था। कुल मिला के यहाँ पर भी वही कहानी है। यदि बड़े भैया के रूप में बात करें तो यह ब्रिटेन है, बाकी जो छोटे छोटे लड़के लड़ाई कर रहे हैं वो फिलिस्तीन है। इस तरीके से मान्यता दी गई। ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब थोड़ा प्राचीन काल में देख लेते हैं फिलिस्तीन को। फिलिस्तीन क्षेत्र प्राचीन सभ्यताओं का केंद्र रहा है। यहाँ कनानी, फिलिस्तीनी, यहूदी और रोमन सभ्यताएं बसी। उस्मानी साम्राज्य 1517 से लेकर प्रथम विश्व युद्ध 1917 तक यह इलाका तुर्कों के उस्मानी साम्राज्य के अधीन रहा। ठीक है। अब जब ब्रिटिश मैंडेट आए, तब प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब ऑटोमन साम्राज्य टूट जाता है, तब ब्रिटेन ने लीग ऑफ नेशंस के मैंडेट के तहत 1920 से 1948 तक फिलिस्तीन पर शासन किया। शासन ही शासन हो रहा है। अब देखिए, इजराइल की स्थापना हुई 1948। द्वितीय विश्व युद्ध और हेलोकॉस्ट के बाद संयुक्त राष्ट्र ने 1947 में योजना बनाई कि फिलिस्तीन को 2 हिस्सों में बांट दिया जाए। एक यहूदी राष्ट्र जिसे इजराइल दिया जाए नाम, और एक अरब राष्ट्र जिसे पैलेस्टीन नाम दिया गया। लेकिन अरब देशों ने इस योजना को तो स्वीकार नहीं किया। 1948 में इजराइल ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया, जिससे अरब और इजराइल युद्ध शुरू हो गया, जो हम अभी भी देखते हैं। फिलिस्तीन संकट। 1948 के युद्ध में इजराइल ने अपना इलाका बढ़ा लिया और फिलिस्तीन का बड़ा हिस्सा खो गया। वेस्ट बैंक जॉर्डन के पास चला जाता है और जो गाजा पट्टी है वो मिस्र के पास चली गई। आज की हम स्थिति देखें तो फिलिस्तीन को आज दुनिया के लगभग 138 देश स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देते हैं, लेकिन कई बड़े देश हैं जैसे अमेरिका है, ब्रिटेन है, अभी भी पूरी तरह मान्यता नहीं देते। क्योंकि अमेरिका को हम जानते हैं कि ये किसका पक्ष लेता है? इजराइल का पक्ष लेता है। ब्रिटेन को भी देखें तो वो भी इजराइल का ही पक्ष लेता है बहुत सारे मामलों में, लेकिन कभी कभी हमें हल्का सा विरोध भी देखने को मिलता है। तो 2 प्रमुख क्षेत्र जो वेस्ट बैंक है और गाजा पट्टी है, यहां पर फिलिस्तीन प्राधिकरण और हमास का नियंत्रण अलग अलग हिस्से में है। इसको भी याद रखिएगा। हमास का भी आप लोगों ने नाम सुन रखा होगा। एक तरीके से हम देखें तो कहीं ना कहीं जब हम ध्यान देते हैं इस पे, तो हम देखते हैं कि ब्रिटेन ने एक तरीके से मान्यता दे दी, कनाडा ने मान्यता दे दी कि ठीक है भैया आप स्वतंत्र राष्ट्र हो। कहीं ना कहीं इनके कुछ एक राजनीतिक कारण भी होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। हमने समझ लिया फिलिस्तीन के संग में कैसा क्या हुआ था एक बिल्कुल छोटे से रूप में। IMF ने यूपीआई को किस रूप में पहचाना है? तो वैश्विक डिजिटल भुगतान प्रणाली के रूप में। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने जून 2025 में प्रकाशित अपनी रिपोर्ट में भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई को वैश्विक डिजिटल भुगतान प्रणाली के रूप में सराहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यूपीआई ने भारत में डिजिटल भुगतान को सरल और सुलभ बनाया, जिससे लेन देन की गति और पारदर्शिता में वृद्धि हुई है। यूपीआई की थोड़ी कहानी देख लो भैया, यहां से प्रश्न पूछा ही जाता है। हाँ, एक ना एक अगर बैंक का पेपर है तो उसमें तो ज्यादा प्रश्न आ ही जाते हैं। नॉर्मल पेपर भी यदि होता है तो नॉर्मल पेपर में भी हम देखते हैं कि ये जो बैंकों से संबंधित है या जो डिजिटल भुगतान से संबंधित है, लेन देन से संबंधित, चाहे वो हम पेटीएम की बात कर लें, फोन पे की बात कर लें, गूगल पे की बात कर लें, क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं। तो ये शुरुआत यूपीआई की यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को 11 अप्रैल 2016 में लॉन्च किया गया था। इसे किसने बनाया है? इसे NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने बनाया, जो RBI और भारतीय बैंकों का संगठन है। गजब की बात। यूपीआई दुनिया की सबसे सस्ती और तेज पेमेंट सर्विस है। 2023-24 तक हर महीने 10 अरब से ज्यादा ट्रांजैक्शन यूपीआई से हो रहे हैं। कई देश अब भारत से सीखकर यूपीआई अपना रहे हैं, जैसे सिंगापुर, फ्रांस, नेपाल, भूटान। गजब की बात यह है कि भाई पैसे भेजने के लिए अब सिर्फ मोबाइल नंबर UPI ID ही काफी है। ना खाता नंबर याद करने की झंझट, ना IFSC कोड की टेंशन, सीधा नंबर पे चले जाते हैं। हम सभी जानते हैं। भारत और UAE के बीच हाल ही में कहां उच्च स्तरीय बैठक हुई? आबू धाबी में। भारत और संयुक्त अरब अमीरात UAE के बीच 13वीं उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल बैठक 19 सितंबर 2025 को आबू धाबी में आयोजित की गई। इस बैठक में दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और रणनीतिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की गई। विशेष रूप से कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के तहत निवेश और निर्यात परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। आगे चलते हैं। हाल ही में चीन में कौन सा तूफान आया? तो तूफान मितांग, या इसको अगर हम देखें तो मितांग भी, इसको आपने देखा होगा कहीं कहीं, ये मितांग भी मिलता है हमारे लिए।
तो तूफान मितांग, जिसे फिलीपींस में ट्रॉपिकल डिप्रेशन मिरासोल के नाम से जाना जाता है, 19 सितंबर 2025 को दक्षिणी चीन के गुआंगडोंग प्रांत में लैंडफॉल किया। इस तूफान के कारण भारी वर्षा, तेज हवाएं चली, जिससे जीवन जो है वो अस्त व्यस्त हुआ, प्रभावित हुआ। अच्छा, टाइफून क्या है, थोड़ा इसको समझते हैं। टाइफून के बारे में हम इसलिए जान लेते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं चक्रवातों को लेकर, प्रति चक्रवातों को लेकर हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्योग्राफी वाला जो हमारा चैप्टर होता है उसमें। तो चलिए देखते हैं। समुद्र में उठने वाले बहुत तेज तूफान को ही अलग अलग जगह अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। अमेरिका में इसको कहा जाता है हरिकेन, हिंद महासागर में इसको साइक्लोन कहते हैं, और टाइफून यदि हम देखें तो ये चीन वाला जो क्षेत्र है या चीन वाले क्षेत्र में इसको टाइफून कहा जाता है। क्लियर? कब आता है ये? तो ज्यादातर मई से अक्टूबर के बीच में आएगा, जब समुद्र का पानी बहुत गर्म हो जाता है। कहां आता है? सबसे ज्यादा टाइफून चीन में, जापान में, फिलीपींस में, ताइवान में और दक्षिण पूर्व एशिया में आते हैं। अब टाइफून को आप समझ गए होंगे। थोड़ा मजेदार फैक्ट और देख लें। एक टाइफून की हवा की जो स्पीड है वो 250 किलोमीटर पर आवर है। ये मजेदार के साथ साथ खतरनाक फैक्ट भी है। टाइफून के बीच में एक हिस्सा होता है जिसे आई ऑफ टाइफून कहते हैं, यानी चक्रवात की आंख। वहां बिल्कुल शांति रहती है। टाइफून इतना ताकतवर होता है कि जहाजों को भी पलट सकता है और तटीय शहरों को डुबा सकता है। सबसे खतरनाक टाइफून, टाइफून हैयान, नवंबर 2013 में फिलीपींस में आया था। हवा की स्पीड इसमें 315 किलोमीटर पर आवर थी। सोचिए, आप जब बाइक चलाते हैं तो अधिकतम 80-90 में बाइक पूरी हिलने लगती है, हमको लगता है कि भैया क्या हो जाएगा। अब आप ये देखिए 315 किलोमीटर, यानी अगर हम 90 का 3, 4, 5 गुना कर दें तब जाके 315 हो रहा है। कितनी तेज इसकी स्पीड होगी। इसे अब तक का सबसे खतरनाक और विनाशकारी टाइफून माना जाता है। कार, ट्रक वगैरह ये सब उड़ जाते हैं इसमें। चलिए आगे चलते हैं। पटना में कौन सा विज्ञान केंद्र खोला गया है अभी हाल ही में? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम विज्ञान सिटी। चूंकि एपीजे अब्दुल कलाम जी का नाम इससे जुड़ रहा है तो निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण हो ही जाता है। 21 सितंबर 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम विज्ञान सिटी का उद्घाटन किया। यह विज्ञान सिटी युवाओं में वैज्ञानिक सोच और नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित की गई है। पटना न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो न्यायमूर्ति पीवी बंजतरी हैं। 21 सितंबर 2025 को न्यायमूर्ति पीवी बंजतरी ने पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। वे न्यायमूर्ति सुनील कुमार के स्थान पर नियुक्त किए गए हैं। क्लियर? आगे चलते हैं। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द योगी किसने बनाई है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। उत्तर है अजय मेघी। फिल्म निर्माता हैं अजय मेघी ने हाल ही में फिल्म अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द योगी का निर्माण किया। यह फिल्म उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीवन पर आधारित है। निश्चित तौर पर अच्छी मूवी तो होगी ही। मान लीजिए उतना इसमें एक्शन नहीं हमें देखने को मिले, लेकिन ये जानकारी वाली मूवी तो है निश्चित तौर पर, क्योंकि भैया योगी आदित्यनाथ इससे जुड़े हुए हैं और उनके संघर्षों और उपलब्धियों को दर्शाती है। यह एक राजनीतिक जीवनी फिल्म है जो योगी आदित्यनाथ के जीवन पर आधारित है। हल्का सा थोड़ा गहराई में जाते हैं। इस फिल्म की कहानी किताब द मॉन्क हु बिकम चीफ मिनिस्टर लेखक शांतनु गुप्ता से ली गई है। निर्देशन देखा जाए तो रविंद्र गौतम ने किया है और प्रमुख इसमें जो कलाकार हैं वो देख लें तो अनंत जोशी जो हैं वो योगी आदित्यनाथ की भूमिका में है, जबकि जो परेश रावल है, परेश रावल को तो आप जानते ही हैं, शुरुआत में विलन के रूप में थे, फिर कॉमेडी के रूप में आए, अब आजकल एकदम सीरियस मूवी करते हैं। तो परेश रावल जो है वो इसमें महंत अवैधनाथ की भूमिका में है। तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के गुरु होंगे शायद, हालांकि मैंने मूवी अभी देखी नहीं है। चलिए अन्य कलाकार देखे जाएं तो दिनेश लाल यादव जी और अजय मेघी है। आगे चलते हैं। अब भैया आज के हमारे जो एमसीक्यू हैं, तो अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त, 21 सितंबर, 2 अक्टूबर या 1 जनवरी? कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को। अब आता है दूसरा प्रश्न, भारत ने किस देश के साथ हाल ही में मुक्त व्यापार समझौते? विश्व गैंडा दिवस कब मनाया गया? विश्व गैंडा दिवस हर वर्ष 22 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व गैंडा दिवस वर्ल्ड रेहानो डे की शुरुआत WWF साउथ अफ्रीका द्वारा 2010 में हुई थी और यह 2011 से नियमित रूप से मनाया जा रहा है। इस दिन का मकसद गैंडों यानी राइनो की घटती जनसंख्या, उनके निवास स्थान के क्षय और शिकार जैसी चुनौतियों पर लोगों की जागरूकता बढ़ाना है। भारत और नेपाल में गैंडा संरक्षण के लिए कई अभियान इस दिन के आसपास विशेष रूप से सक्रिय होते हैं। गैंडा का जो वैज्ञानिक नाम है उसको देख लेते हैं, एल्फस मैक्सिमस। ये एशियाई गैंडा है। विश्व में सबसे ज्यादा जो गैंडे हैं वो अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं, जबकि भारत में यदि हम देखें सबसे ज्यादा जो गैंडे हैं वो कहां पाए जाते हैं? असम राज्य में। एक बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो गैंडा है इसका शिकार बहुत ज्यादा किया जाता है। इसका जो सींग है, इसकी जो खाल है, इसकी अंतरराष्ट्रीय जो कीमत है बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। राष्ट्रीय साक्षरता दिवस
10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, 14 सितंबर को हिंदी दिवस, 15 सितंबर को इंजीनियर्स दिवस और 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस, 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती, 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस, 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस और 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है। इन दिवसों को मैं बार बार इसलिए लेके आता हूं दोस्तों कि जहां से क्वेश्चन हमारा बाहर नहीं जाएगा उनको हमें याद ही करना है किसी भी कंडीशन में। तो आप बार बार देखते हैं तो निश्चित तौर पर वो चीजें आपको याद हो जाती हैं। एशिया के सबसे बड़े रेल संचालन कमांडर केंद्र का उद्घाटन कहां हुआ? तो अहमदाबाद, गुजरात में साबरमती में एशिया के सबसे बड़े रेल संचालन कमांडर केंद्र का उद्घाटन हुआ। भारतीय रेलवे ने साबरमती अहमदाबाद में एक नया ऑपरेशन कमांड सेंटर OCC खोला है, जिसे एशिया का सबसे बड़ा बताया गया। इसका उपयोग पूरे क्षेत्र में रेलवे परिचालन की निगरानी और नियंत्रण के लिए किया जाएगा। इस तरह के कमांड सेंटर में ट्रेनों के समय परिचालन की विश्वसनीयता, सुरक्षा और आपदा प्रबंधन में सुधार होने की उम्मीद है। भारत ने ADB के साथ कितने डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया? भारत ने ADB के साथ $125 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता असम राज्य के 6 जिले, इन जिलों को जरूर याद रखिएगा, बारपेटा, बोंगईगांव, डोबरी, गोलपारा, गोलाघाट और नलबारी एवं गुवाहाटी के लिए शहरों की बुनियादी सुविधाएं बेहतर बनाने, जल आपूर्ति, बारिश के पानी की निकासी व्यवस्था, बाढ़ नियंत्रण आदि के लिए किया गया। इस परियोजना का लक्ष्य नागरिक जीवन की गुणवत्ता बढ़ाना और जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन स्थापित करना है। ADB के बारे में हम जान लेते हैं। इसकी जो स्थापना है 19 दिसंबर 1966 को ही एशियन डेवलपमेंट बैंक, मुख्यालय इसका जो है वो मनीला फिलीपींस में है। मुख्य उद्देश्य और कार्य है एशियाई देशों में आर्थिक विकास और सहयोग को बढ़ावा देना, विकास परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, गरीबी कम करना और बुनियादी ढांचे का विकास करना। SP राधाकृष्णन ने किस पुस्तक का विमोचन किया? उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास पुस्तक श्रृंखला का विमोचन किया। यह पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनिंदा भाषणों पर आधारित है। इस श्रृंखला में भाषणों को 2 खंडों में विभक्त किया गया है। पहला खंड जून 2022 से मई 2023 के भाषणों को और दूसरा जो है वो जून 2023 से मई 2024 के भाषणों को शामिल किया गया है। पुस्तक इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि मोदी जी के भाषण है इसमें, और इसका विमोचन किसने किया है ये भी पूछा जा सकता है, चूंकि अभी अभी नए उपराष्ट्रपति बने हैं SP राधाकृष्णन, इसलिए इस पुस्तक का नाम अच्छे से याद रखना। हो सकता है नाम को लेकर भी प्रश्न पूछा जा सके। सबका साथ, विकास, विश्वास और प्रयास, इन शब्दों को जरूर याद रखिएगा। कुल भाषणों की बात कर लें तो मन की बात संबोधन इसमें शामिल है। पहले खंड में 76 + 12 भाषण है मन की बात, और दूसरे वाले में 82 भाषण + 9 मन की बात। लक्ष्य है चुनिंदा भाषणों से सरकार की नीतियों, दृष्टिकोण, समावेशी शासन और जन उन्मुख विकास की भावना जनता के बीच में पहुंचाना। आगे चलते हैं। ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के आधिकारिक गीत को किसने गाया है? तो श्रेया घोषाल ने गाया है। ब्रिंग इट होम नाम का ये जो आधिकारिक गीत है, किसने? श्रेया घोषाल ने। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा, ये इस प्रकार के जो प्रश्न पूछे जाते हैं। ICC ने महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का ऑफिशियल गीत ब्रिंग इट होम जारी किया। गीत का मकसद जुनून, दृढ़ता, सपनों की शक्ति को दिखाना और यह महिला क्रिकेटरों की लगन तथा प्रशंसकों की एकता को प्रेरित करना चाहता है। गीत के बोलों में तर्किता 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 धूम और धक 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 भी ब्रिंग इट होम जैसे आकर्षक हिस्से हैं जो उत्साह और ऊर्जा से भर जाते हैं। देखिए, मैं आसपास की जानकारी आप लोगों को इसलिए भी देता हूं ताकि आप जब उनको ध्यान से देखते हैं तो वो चीज आपको अच्छे से याद हो जाती है। जब हम आसपास की चीजों की जानकारी, जैसे गीत के बोलों को मैंने आपको बताया, तो ये आपके दिमाग में एकदम से क्लिक करेंगे तो वो चीज आपको अच्छे से याद हो जाएगी। खाली अगर मैं ये बोल के हटा देता श्रेया घोषाल ने के लिए ब्रिंग इट होम नामक आधिकारिक गीत गाया है तो ये सिर्फ जानकारी हो जाती। लेकिन साथ साथ में मैंने ये भी बताया कि कौन कौन से बोल हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपके दिमाग में आए, इससे हमें चीजें अच्छे से याद हो जाती, इसलिए मैं आसपास की जानकारी बताता हूँ। गुजरात का चौथा सौर गांव कौन सा बना? कच्छ जिले का धोराड़ो गांव गुजरात का चौथा पूरी तरीके से सौर गांव बन गया। सौर गांव का क्या मतलब है? मतलब पूरा गांव सौर ऊर्जा से ही चल रहा है, यानी बिजली का वहां पर उपयोग होता होगा ऐसा नहीं है, लेकिन वो बिजली अधिकतम किससे बनाई जा रही है, या पूरी तरीके से देखा जाए तो सौर ऊर्जा से बनाई जा रही है। सौर ऊर्जा से ही पूरे के पूरे काम हो रहे हैं। धोराड़ो गांव में कुल 21 घरों पर रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाए गए हैं जिसकी क्षमता लगभग 177 किलोवाट है। यह पहल प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत की गई है। अनुमान है कि इस सौर व्यवस्था से गांव लगभग 2.95 लाख यूनिट बिजली सालाना उत्पन्न करेगा, जिससे हर घर को बिजली बिल में बचत होगी और अतिरिक्त बिजली बेचने से भी आय होगी। ये बहुत अच्छी
एक स्कीम है जो अधिकतम राज्यों के द्वारा भी चलाई जा रही है, सरकार के द्वारा भी चलाई जा रही है, भारत सरकार के द्वारा, जिसमें कहीं ना कहीं सब्सिडी दे दी जाती है और जो गांव वाला क्षेत्र है या जो शहर वाला भी क्षेत्र है वहां पर उनको प्रेरित किया जाता है सौर ऊर्जा लगवाने के लिए। तो सौर ऊर्जा जैसे अपने घर पर लग जाती है, लग जाने के बाद में उस सौर ऊर्जा से बिजली भी उत्पादित होती है, उस बिजली का हम उपयोग भी करते हैं और जो बिजली बच जाती है उसको हम सरकार को भी भेज देते हैं। अब जब सरकार को भेज देते हैं तो उसका हमको पैसा भी मिल जाता है, तो दोनों तरफ से फायदा है। शुरुआत में इसमें कुछ पैसा लगाना पड़ता है और उसी पैसे के लिए, क्योंकि चूंकि वो पैसा ज्यादा होता है इसलिए सरकार उसमें सब्सिडी दे रही है, क्योंकि इसमें सरकार का भी फायदा है। आगे चलते हैं। भारत 2025 में किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा? भारत 30 से 31 अक्टूबर 2025 को भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस BIRC 2025 का आयोजन करेगा। कहां? न्यू दिल्ली में। यह सम्मेलन भारत चावल निर्यातकों के फेडरेशन और APEDA के सहयोग से आयोजित होगा। इसमें विश्व के अनेक निर्यातक, खरीदार, किसानों, पैकिंग निर्माताओं आदि की भागीदारी होगी, जिससे भारतीय चावल निर्यात की स्थिति, गुणवत्ता मानकों, सप्लाई श्रृंखला आदि पर चर्चा होगी। नौसेना प्रमुख दिनेश के त्रिपाठी किस देश की यात्रा पर गए? नौसेना प्रमुख दिनेश के त्रिपाठी 22 से 25 सितंबर 2025 को श्रीलंका की 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर गए थे। इस यात्रा का जो मकसद है, भारत श्रीलंका के बीच समुद्री सुरक्षा, रक्षा सहयोग और नौसेना संबंधों को मजबूत करना है। यात्रा के दौरान वे श्रीलंका के प्रधानमंत्री, तीनों सेनाओं के प्रमुख एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। 12वीं गैल डायलॉग 2025 में भाग लेंगे, जिसका विषय है इंडियन ओशियन के बदलते माहौल में समुद्री दृष्टिकोण। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चीन ने कौन सा वीजा की घोषणा की है? वीजा का नाम है के वीजा। अभी एक अमेरिका ने की थी, अब यहाँ चीन ने भी करी है। अब ये है क्या, इसको जानते हैं। चीन ने 1 अक्टूबर 2025 से लागू होने वाली नई के वीजा श्रेणी शुरू की है, जो युवा विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए है। इसमें आपको ये याद रखना है कि ये किस श्रेणी से संबंधित है। के वीजा पहला तो चीन से संबंधित है, दूसरा युवा विज्ञान और प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो हम इसको समझ लेते हैं। यह वीजा श्रेणी चीन के स्टेट काउंसिल के द्वारा स्वीकृत की गई है एवं नेता ली कियांग ने वीजा नियमों में संशोधन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये वीजा उन विदेशी युवाओं के लिए होगी जिनके पास STEM यानी कि जो ऊपर हमने देखा है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विषयों में शिक्षा कार्य अनुभव हो। इसकी विशेषताएं हैं, ज्यादा प्रविष्टियां, मल्टीपल एंट्रीज की अनुमति होगी, वीजा की वैधता वैलिडिटी लंबी होगी, रहने की अवधि ड्यूरेशन ऑफ स्टे बढ़ गई होगी, नो डोमेस्टिक एम्प्लॉयर इन्विटेशन, किसी चीनी कंपनी या व्यक्ति से निमंत्रण की जरूरत नहीं होगी। ये एक बड़ी सुविधा है। यह कदम चीन की टैलेंट पावर स्ट्रेटजी और वैश्विक प्रतिस्पर्धाओं में शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में आगे रहने की नीति का हिस्सा है। उम्मीद है कि ये वाला जो वीजा है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक और वीजा था जो अमेरिका के द्वारा उसकी घोषणा की गई थी, इसी के साथ ही चीन के द्वारा भी की गई है। आगे चलते हैं। अब आज हमारे जो महत्वपूर्ण MCQs हैं उन पर चर्चा करते हैं। विश्व गैंडा दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। 20 सितंबर, 21 सितंबर, 22 सितंबर या 23 सितंबर। इसका जो आंसर है वो आपको देना है दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 22 सितंबर। एशिया का सबसे बड़ा रेल संचालन कमांड सेंटर कहाँ खोला गया है? मुंबई, अहमदाबाद, चेन्नई या दिल्ली? कहाँ खोला गया है? अहमदाबाद में खोला गया है। अब जो प्रश्न है उसके आंसर आप लोग दीजिएगा। भारत ने ADB के साथ हाल ही में कितने अमेरिकी डॉलर का ऋण समझौता किया है? ऑप्शन आपके सामने है, 75 मिलियन, 125 मिलियन, 200 मिलियन या 500 मिलियन USD डॉलर। ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के आधिकारिक गीत ब्रिंग इट होम को किसने गाया है? नेहा कक्कड़, श्रेया घोषाल, सुनिधि चौहान, अरिजीत सिंह। इसके बाद आज का हमारा जो लास्ट प्रश्न है वो है, गुजरात का चौथा पूर्ण सौर गांव कौन सा बना है? मोढेरा, धोराड़ो, धोलेरा या सूरत? ठीक है, आज की हमारी ये जो क्लास है इसको अपन यहाँ पर समाप्त करते हैं। चलते हैं, अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया? दोस्तों इसका जो उत्तर है वो है 23 सितंबर 2025। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र के द्वारा घोषित है। इसका उद्देश्य बाधित समुदाय के अधिकारों को मान्यता देना। बाधित का मतलब होता है जो सुन नहीं सकते, ठीक है, या सुनने में और थोड़ा देखने में भी उन्हें समस्याएं होती। समाज में समावेशिता और समान अवसर को बढ़ावा देना इनका मुख्य लक्ष्य है। दुनिया भर में कार्यक्रम और जागरूकता अभियान आयोजित किए गए। यह दिन मानव अधिकार और सांस्कृतिक विविधता को भी रेखांकित करता है कि हम सब समान हैं। ऐसा नहीं है कि किसी के शरीर में कोई कुछ कमी है तो हम उसको अलग समझें। इस तरीके से यह दिन मानव अधिकारों और सांस्कृतिक विविधताओं को भी रेखांकित करता है। आगे चलते हैं। CISF के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो
प्रवीण कुमार या प्रवीण कुमार भी आपको देखने को मिलेगा। प्रवीण कुमार ने हाल ही में पदभार संभाला है। यह नियुक्ति केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF में नई ऊर्जा लाएगी। सुरक्षा बलों में नेतृत्व परिवर्तन का यह महत्वपूर्ण उदाहरण है। CISF देश की औद्योगिक इकाइयों और हवाई अड्डों की सुरक्षा करता है। आप लोग भी जो भर्ती देखते हैं दे रहे हैं उसमें CISF आप लोगों के मन में रहता होगा कि ये CISF मिल जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी जो ड्यूटी है वो कहाँ पर लगाई जाती है, जैसे मॉल हो गए या बड़े बड़े उद्योग हो गए, इंडस्ट्री हो गई, तो यहाँ पर थोड़ा खतरा कम होता है। तो CISF अधिकतम जो युवा है उनकी पहली पसंद होती है। चलिए देखते हैं उनकी नियुक्ति से सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत होने की उम्मीद है। इसकी जो स्थापना है दोस्तों वो कब की गई थी, तो 1969 में की गई है, 10 मार्च 1969। इसका जो मुख्य मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। थोड़ा कार्य देखें तो औद्योगिक इकाइयां, हवाई अड्डों, मेट्रो व अन्य जो महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान है उनकी सुरक्षा करना इनका प्रमुख दायित्व हुआ करता है। हाल ही में किस प्रसिद्ध एम्पायर का निधन हुआ है? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्रिकेट जगत को लेकर भी और कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स से संबंधित है, पूछे जाने की संभावना है। इनका नाम है हैरोल्ड डिकी बर्ड। डिकी बर्ड अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के एक जाने माने एम्पायर थे। वे अपनी निष्पक्षता और अनुभव के लिए प्रसिद्ध है। खिलाड़ियों और दर्शकों दोनों का उन पर गहरा विश्वास था। उनके करियर ने क्रिकेट एम्पायरिंग को नई पहचान दी। उनके निधन से खेल जगत में शोक की लहर दौड़ गई। इनका पूरा नाम देखें तो हैरोल्ड डिकी बर्ड ही है। जन्म 19 अप्रैल 1933 इंग्लैंड में हुआ। देश अगर देखा जाए तो इंग्लैंड से संबंध रखते थे। पहचान दुनिया के सबसे मशहूर और सम्मानित क्रिकेट अंपायरों में से एक थे। एम्पायरिंग थोड़े इनके करियर की बात करें तो 73 से लेकर मतलब 1973 से लेकर 1996 तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एम्पायरिंग, टेस्ट मैच और 69 या 69 वनडे मैचों में एम्पायर रहे हैं। अभी चलते हैं 69वां बैलन डी और समारोह कहां आयोजित हुआ, तो ये कहां पर हुआ, पेरिस या फ्रांस, मतलब फ्रांस की राजधानी है पेरिस, वहां पर। यह फुटबॉल जगत का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार समारोह है। इसमें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। पेरिस ऐतिहासिक रूप से इस समारोह की मेजबानी करता आ रहा है। बैलन डी और जीतना खिलाड़ियों के करियर की बड़ी उपलब्धि होती है। इस आयोजन को दुनिया भर में फुटबॉल प्रेमियों ने देखा। इस पर हम एक अलग से क्लास लेंगे दोस्तों, वहां पर आपको और भी जानकारी मिलेगा। फुटबॉल विश्व कप और इस बार और पिछली बार थोड़ा हम देख लेते हैं, इस बार कहां पर होगा, पिछली बार कहां हुआ था और कौन जीता है। क्योंकि जब भी मैं कोई भी आपको महत्वपूर्ण जानकारी देता हूं तो उससे जुड़ी आसपास की जितनी भी जानकारियां हैं वो जरूर देता हूं, ताकि जो फैक्ट हैं वो एक दूसरे से जुड़े रहें और आपको याद भी रहे। इस बार कहां होगा, तो ये 2026 में फीफा वर्ल्ड कप संयुक्त रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, USA, कनाडा और मैक्सिको में होगा। ठीक है, ये पिछली बार कहां हुआ था, तो ये 2022 में हुआ था कतर में। कहां हुआ था, कतर में। ठीक है, 2022 में जीता कौन था, तो ये अर्जेंटीना ने 2022 में ये विश्व कप जीता था। प्रश्न आप लोगों के लिए ये है कि अर्जेंटीना किससे जीता, यानी उनके विरोध में या दूसरे पक्ष में कौन सी टीम थी, वो आप लोग बताइएगा। आगे चलते हैं। क्विंटन डी कॉक ने क्या निर्णय लिया है, उन्होंने संन्यास वापस ले लिया। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा जो खिलाड़ी हैं संन्यास ले लेते हैं। अभी भारतीय टीम के ही कुछ लोगों ने संन्यास लिया है, संन्यास ले लेते हैं, पर इन्होंने संन्यास तो लिया फिर संन्यास को वापस भी ले लिया। देखिए, दक्षिण अफ्रीका के स्टार क्रिकेटर क्विंटन डी कॉक ने वापसी की घोषणा की है। पहले उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया था, लेकिन अब उन्होंने दोबारा मैदान का फैसला किया। उनकी वापसी टीम के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। क्रिकेट प्रशंसकों में इस खबर से खुशी हुई है। अब इस बात को यहाँ पर समझिएगा दोस्तों कि देखिए, संन्यास के क्वेश्चन तो अक्सर पूछे ही जाते हैं, लेकिन जब ये संन्यास को वापस लेने से संबंधित, तो अभी फिलहाल में इस साल में अगर देखा जाए तो बहुत ही कम ऐसे हैं, खासतौर पर अभी तक इन्हीं का नाम सुना है, क्विंटन डी कॉक का। तो इनसे पूछे जाने की संभावना ज्यादा है, मतलब इनसे जो प्रश्न है वो पूछा जा सकता है, क्योंकि संन्यास तो ले ही चुके हैं 2 से 3 लोग, अभी अपने पिछली क्लासों में देखा था, पर इन्होंने संन्यास लेने के बाद उसको वापस लिया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट खबर है। चलते हैं। त्रिपुरी सुंदरी मंदिर का उद्घाटन किसने किया है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। यह मंदिर 524 साल पुराना है। इसका उद्घाटन सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए किया गया। मंदिर धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उद्घाटन से पर्यटन और आस्था दोनों को बढ़ाया। यह भारत की प्राचीन परंपराओं का प्रतीक है। मंदिर त्रिपुरा राज्य के गोमती जिले के उदयपुर शहर में स्थित है। अगरतला सबरू मार्ग पर उदयपुर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। यह एक प्रमुख शक्तिपीठ है और धार्मिक पर्यटन स्थल भी है। जैसा कि हम जानते हैं 51 शक्तिपीठों में से एक महत्वपूर्ण शक्तिपीठ है और इस समय नवरात्रा का समय है और नवरात्रि चल ही रही है। इसी समय पर मोदी जी यहाँ पर गए थे, इसका उद्घाटन। चलते हैं। इजराइल ने किस रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है, आयरन बीम लेजर मिसाइल रोधी प्रणाली।
यह दुनिया की उन्नत रक्षा तकनीकों में से एक है। यह मिसाइलों और ड्रोनों को हवा में ही नष्ट कर सकती है। पारंपरिक रॉकेट सिस्टम की तुलना में यह किफायती है। इजराइल ने इसे भविष्य की सुरक्षा जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया है। इसका सफल परीक्षण वैश्विक सुरक्षा में अहम कदम माना जा रहा है। इजराइल को यदि हम दोस्तों देखें तो कहीं ना कहीं इजराइल अपनी रक्षा प्रणाली को लेकर बहुत ही ज्यादा जागरूक है और नई नई चीजें बनाता रहता है। क्यों? एक तो उसकी जरूरत भी है, क्योंकि इजराइल जिस जगह पर है, अगर आप विश्व के नक्शे में देखें तो जिस जगह पर है चारों तरफ उसकी दुश्मनी दुश्मन, लेकिन कोई भी इजराइल का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। चलिए आगे देखते हैं। ये जो आयरन बीम लेजर है ये है क्या है? आयरन बीम। आयरन बीम एक लेजर आधारित मिसाइल रोधी प्रणाली है। इसमें छोटे छोटे रॉकेट्स, मोटर बम है, ड्रोन है, आर्टिलरी सेल्स है और कम ऊंचाई पर उड़ते हुए तो लागत और लाभ देखें। हर इंटरसेप्शन की जो लागत है सिर्फ 250, लगभग $3 के आसपास। कोई मिसाइल नहीं लगती, सिर्फ ऊर्जा लगती है। अनलिमिटेड फायरिंग संभव है, कोई गोला बारूद खत्म नहीं होता। इजराइल की सुरक्षा प्रणाली में स्थान। आयरन बीम इजराइल की 5वीं रक्षा परत है। सोचिए 5वीं रक्षा परत, मतलब इससे पहले 4 रक्षा परत उनके पास में है। यह आयरन डोम, डेविड स्लिंग, एरो 2, एरो 3 को सपोर्ट करती है। इसे 2025 के अंत तक में तैनात किया जाएगा। अभी क्या हुआ है? तो अभी एक परीक्षण हुआ है जो कि सफल रहा। सीमाएं क्या है? बादल या धुंध में लेजर कमजोर पड़ सकता है। एक साथ कई मिसाइलें आए तो ड्यूअल टाइम के कारण चुनौती है। लक्ष्य पर लेजर को लगातार कुछ सेकंड तक टिकाए रखना पड़ता है। फिर भी यदि देखा जाए तो ये 5वीं सुरक्षा प्रणाली है दोस्तों, मतलब पहले 4 को पार करना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं। वंदना गुप्ता को कौन सा पदभार मिला है? तो CGCA, कंट्रोलर जनरल ऑफ कम्युनिकेशन एट। यह पद दूरसंचार मंत्रालय से संबंधित है। इसमें वित्तीय लेखांकन और प्रशासनिक कार्य शामिल है। वंदना गुप्ता का चयन उनकी विशेषज्ञता को दर्शाता है। उनके नेतृत्व में विभागीय कामकाज में सुधार की उम्मीद है। यह पदभार महिलाओं के बढ़ते योगदान का भी प्रतीक है। लीड्स 2025 पहल किसने शुरू की? ये पीयूष गोयल ने लिखी है। लीड्स का उद्देश्य भारत की लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस को सुधारना है। यह पहल प्रतिस्पर्धा और निवेश को प्रोत्साहित करेगी। निवेश का मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे। इसका लक्ष्य सप्लाई चेन को आधुनिक बनाना, भारत को वैश्विक व्यापार में मजबूत बनाने में यह सहायक है। इस पहल से रोजगार और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। पटना हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन है? दोस्तों ये वाला क्वेश्चन पिछले से पिछली वाली क्लास में अपन ने एक बार देख लिया था, एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। PB बंजतरी, उन्होंने हाल ही में मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। उनकी नियुक्ति न्यायिक प्रणाली में एक नेतृत्व को दर्शाती है। पटना हाईकोर्ट बिहार के लिए सर्वोच्च न्यायिक संस्था है। नए मुख्य न्यायाधीश से न्यायिक कार्य क्षमताओं में सुधार की उम्मीद है। यह नियुक्ति न्यायिक सुधारों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। चलिए आज के जो हमारे महत्वपूर्ण MCQs हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया है? 20 सितंबर, 30 सितंबर, 23 सितंबर या 25 सितंबर? इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? 23 सितंबर। आपके लिए प्रश्न है, CISF के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए? राकेश अस्थाना, प्रवीण कुमार, संजय अरोड़ा या आलोक वर्मा? कौन हुए हैं? प्रवीण कुमार हुए। इनका नाम प्रवीण कुमार भी आपको देखने को मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में किस प्रसिद्ध एम्पायर का निधन हुआ है? अब यहाँ से जो प्रश्न है उसको उत्तर आपको बताने हैं और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साइमन टाफल, बिली बोडेन, हैरोल्ड डिगीबर्ड, अलीम डॉर। ठीक है, इसका आंसर क्या आप लोग बताइएगा। 69वां बैलन डी और समारोह कहाँ आयोजित हुआ? 69वां बैलन डी और समारोह कहाँ आयोजित हुआ? लंदन, मैड्रिड, पेरिस या रोम? चलिए आगे का जो प्रश्न है, क्विंटन डी कॉक ने हाल ही में क्या निर्णय लिया? कोचिंग शुरू की है, संन्यास वापस लिया है, IPL से बाहर हो गए हैं या कप्तानी छोड़ है? ये 3 क्वेश्चन है जिसके आंसर आप लोगों को बता। हाल ही में अंत्योदय दिवस कब मनाया गया? तो इसका जो उत्तर है वो है 25 सितंबर 2025 को, यानी कि आज के ही दिन। अंत्योदय दिवस दरअसल दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर हर साल मनाया जाता है। इसका उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास और कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने के संकल्प को याद करना। 2025 में यह दिवस 25 सितंबर को पूरे देश भर में आयोजित किया गया। थोड़ी और जानकारी देख लेते हैं। एक तो यह 25 सितंबर को मनाया जाता है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय कौन थे, इसके बारे में जानते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारतीय जनसंघ, अब भारतीय जनता पार्टी का जो पूर्ववर्ती संगठन था, के प्रमुख नेताजी और विचारक थे। उन्होंने अंत्योदय का विचार दिया जिसका अर्थ है समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास और कल्याण पहुंचना। अंत्योदय की संकल्पना में गरीब से गरीब व्यक्ति के उत्थान पर जोर दिया गया है। भारत सरकार ने 2014 से 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस के रूप में मनाना शुरू किया, यानी ये सबसे पहले कब मनाया गया है? तो 2014 से
मनाया गया। चलते हैं, हाल ही में नदी उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ और यह कौन सा संस्करण था? याद रखिएगा, नई दिल्ली में हुआ है, IGNCA, ये 6वां संस्करण था। नदी उत्सव का उद्देश्य देश की नदियों और उनसे जुड़ी सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा देना है। 25 से 27 सितंबर 2025 को IGNCA नई दिल्ली में 6वां नदी उत्सव जो है वो आयोजित हुआ। इसमें विभिन्न राज्यों की सांस्कृतिक झलक और प्रदर्शनियां शामिल। नदी उत्सव या रिवर फेस्टिवल का आयोजन हर साल 25 सितंबर को किया जाता है। इसे पहली बार 2021 में मनाया गया। दोनों तारीख याद रखना, एक तो ये वाला जो नदी उत्सव है और इससे पहले जो अंत्योदय वाला था उसको भी आपको याद रखना। इस उत्सव की शुरुआत जल शक्ति मंत्रालय ने की थी। ठीक है, उद्देश्य है लोगों को नदियों के महत्व और उनके संरक्षण, जल संस्कृति से जोड़ना। इस उत्सव में नदी से जुड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रदर्शनियां, वर्कशॉप और जल संरक्षण पर जागरूकता अभियान होते हैं। अलग अलग राज्यों और शहरों में स्थानीय नदियों के महत्व को देखते हुए कार्यक्रम भी आयोजित होते हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं। ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा? यह इसमें स्पेन रहा है। कौन? स्पेन। यह रिपोर्ट उन देशों को रैंक करती है जहां डिजिटल नोमैड्स यानी इंटरनेट से काम करने वाले पेशेवर के लिए बेहतर अवसर और सुविधाएं उपलब्ध हैं। 2025 में स्पेन पहले स्थान पर रहा क्योंकि वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेट और जीवन शैली डिजिटल कामगारों के लिए सबसे अनुकूल मानी गई है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं स्पेन के प्रधानमंत्री जी कौन है। तो पेड्रो साचेंज। राजधानी यहाँ की है मैड्रिड और यहाँ की जो मुद्रा है वो कौन सी है? यूरो है। याद रखिएगा, मुद्रा पूछ ली जाती है, इसलिए मुद्रा आपको लगभग देशों की याद ही होनी चाहिए। ठीक है, राजधानी भी याद होनी चाहिए। एक एक नंबर के क्वेश्चन है। यदि हम इनको छोड़ देते हैं तो हम जो रेस है उसकी जो बाहर निकल, मतलब जो रेस हो रही है कंपटीशन की, हम उससे बाहर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जैसे ये मुद्रा का प्रश्न है, राजधानी का प्रश्न है, प्रधानमंत्री संबंधित प्रश्न है, ये अधिकतम उन लड़कों को आते ही हैं जो लोग तैयारी कर रहे हैं। यदि आपने वहां पर इनको गलत किया तो आप फिर सिलेक्शन से बाहर हो जाए। हाँ, यदि आप उन क्वेश्चनों को गलत कर रहे हो जो सामने वाले को भी नहीं आते, जो बहुत विशेष प्रकार के होते हैं और हर परीक्षा में 8 से 9 क्वेश्चन वैसे डाले ही जाते हैं मेरिट बनाने के, यदि आपको वो नहीं आ रहे हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि ऐसे सरल क्वेश्चनों को गलत कर देंगे तो सिलेक्शन से बाहर हो जाए। विशेष ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। NVIDIA ने हाल ही में कितने अरब डॉलर का निवेश किया है और किस कंपनी में? तो ओपन AI में 100 अरब डॉलर का इन्होंने निवेश किया है। ये है क्या? NVIDIA जो दुनिया की अग्रणी चिप निर्माता कंपनी है, ने हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए ओपन AI में 100 अरब डॉलर तक का निवेश करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य उन्नत AI मॉडल और सुपर कंप्यूटिंग क्षमताओं को मजबूत करना। ये जो 100 अरब डॉलर का निवेश है ना दोस्तों, ये छोटा निवेश नहीं है, ये बहुत बड़ा निवेश है। इसीलिए ये वाला क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ, पूछे जाने की संभावना। आगे चलते हैं। हाल ही में इजराइल में कौन सा पारंपरिक उत्सव मनाया गया? इस जो उत्सव है उसका नाम है रोश हशन्ना। ठीक है, यह इजराइल का यहूदी नववर्ष पर्व है जिसे 22 से 24 सितंबर 2025 के बीच मनाया गया। इसमें पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ प्रार्थनाएं, उत्सव आयोजित किए गए। यह यहूदी समुदाय के सबसे महत्वपूर्ण पर्वों में से एक है। तो हम इजराइल के बारे में और जान लेते हैं। ये वाला जो इनका उत्सव है उसको याद रखिएगा। नाम तो इजराइल है ही, राजधानी यहाँ की है यरूशलेम और जो प्रधानमंत्री हैं वो है बेंजामिन नेतान्याहू। काफी चर्चा में रहते हैं। मुद्रा का नाम है न्यू शेकेल। मुद्रा का संक्षिप्त नाम देखे जाए तो ILS, इजराइल न्यू शेकेल। भाषा यहाँ पर कौन कौन सी है? तो हिब्रू बोली जाती है और अरबी बोली जाती है। स्थापना की यदि हम बात करें तो ये 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। याद रखिएगा, भारत जो आजाद 1947 में हो रहा है, इजराइल 1948 में एक तरीके से इसकी स्थापना हुई थी। एशिया महाद्वीप में है और धर्म यहाँ पर यहूदी धर्म प्रमुख है। आसपास पूरा मुस्लिम कंट्रियों से घिरा हुआ है, लेकिन यदि हम देखें तो अपने आप में इसकी जो रक्षात्मक प्रणाली है वो इतनी मजबूत है कि बाकी के जितने भी देश हैं कहीं ना कहीं इससे खौफ ही खाते हैं। आगे चलते हैं। कर्नाटक सरकार ने हाल ही में कौन सी योजना शुरू की और कितनी राशि का प्रावधान किया? LEAP योजना। ये 1000 करोड़ के इन्होंने इससे शुरू की है। व्याख्या थोड़ा, LEAP लोकल इकोनॉमी एक्सीलेटर प्रोग्राम। योजना का उद्देश्य स्थानीय उद्यमों और स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करना है। इस योजना के तहत 1000 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसमें 100 करोड़ विशेष रूप से गहरे तकनीकी स्टार्टअप्स के लिए निर्धारित है। राज्य का नाम है कर्नाटक। राजधानी हम सब जानते हैं बेंगलुरु। मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया और राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत।
विधानसभा सीटें यदि हम देखें तो यहाँ पर 224। विधानसभा का जो नाम है वो कर्नाटक विधानसभा है। विधान परिषद, यहाँ पर विधान परिषद भी है। आपने देखा होगा जब आप पॉलिटी को पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि भारत में कुछ राज्यों में ही विधान परिषद है, उसमें कर्नाटक भी शामिल है। मुख्य राजनीतिक दल यहाँ कौन कौन से हैं तो कांग्रेस है, भाजपा है, जनता दल है। वर्तमान मुख्यमंत्री का कार्यकाल जो है वो 20 मई 2023 से चालू हुआ था। आगे चलते हैं। रूस भारत को S-400 मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति कब तक पूरी कर देगा? या 2026 तक। S-400 एक आधुनिक वायु रक्षा प्रणाली है। इसको आपने देखा होगा जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था, कहीं ना कहीं जब हमारे ऊपर भी अटैक हो रहा था तो इसका उपयोग किया जा रहा था, जो लंबी दूरी तक मिसाइल हमलों को रोकने में सक्षम है। भारत ने रूस से कुल 5 इकाइयां खरीदी हैं, जिनमें से 3 पहले ही मिल गई हैं। इस 2 इकाइयों की आपूर्ति 2026 तक पूरी कर दी जाएगी। थोड़ी रूस की हम प्रमुख जानकारी देखते हैं। रूस की जो राजधानी है वो क्या है? मॉस्को। प्रधानमंत्री जो है यहाँ के मिखाइल मिशुस्तिन है। मुद्रा का नाम है रूसी रूबल। मुद्रा का संक्षिप्त नाम है RUB। भाषा है रूसी। महाद्वीप यूरोप और एशिया दोनों में फैला है। स्थापना यदि हम देखें तो 1991 हुई थी, सोवियत संघ के विघटन के बाद। रूस के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? व्लादिमीर पुतिन। इनको तो आप जानते ही हैं। हाँ, यहाँ से प्रश्न आता है रूस कौन कौन से देशों की सीमाओं को साझा करता है? 14 देश हैं। इनमें से कुछ यहाँ पर हैं, जैसे चीन है, भारत है, यूक्रेन है, कजाकिस्तान। ठीक है ना। रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के हिसाब से। पहला बार बार पूछा जाता है। मिखाइल मिशुस्तिन 2020 से यहाँ पे प्रधानमंत्री हैं। रूसी रूबल की अंतरराष्ट्रीय कोडिंग है RUB। ठीक है, ये चलते हैं। वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ हुआ और किसने उद्घाटन किया? तो नई दिल्ली के भारत मंडपम में उद्घाटन भैया मोदी जी ने किया है। यह आयोजन 25 से 28 सितंबर 2025 के बीच हुआ। इसका उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को प्रोत्साहित करना और वैश्विक निवेश को आकर्षित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया और इसमें कई देशों ने भाग भी लिया है। ये 4था संस्करण है। पहले जो हुए हैं वो 2017 में हुआ, 23 में हुआ और 24। 25 सितंबर 2025 को ये नई दिल्ली में हुआ। ठीक है ना। भारत को फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाने का लक्ष्य है। ये चलते हैं। प्रसिद्ध लेखक S.L. भैरप्पा का हाल ही में निधन हुआ। कब हुआ और कितनी आयु में? तो 24 सितंबर 2025 को 94 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि इनमें से S.L. भैरप्पा जिनका हाल ही में निधन हुआ वो क्या थे लेखक? S.L. भैरप्पा कन्नड़ साहित्य के प्रसिद्ध लेखक थे। उन्होंने कई चर्चित उपन्यास लिखे हैं और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हुए। 24 सितंबर 2025 को उनका कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया। उनकी आयु 94 वर्ष थी। ठीक है। आयुष मंत्रालय ने हाल ही में कौन सा नया पुरस्कार लॉन्च किया? तो राष्ट्रीय धनवंतरी आयुर्वेद पुरस्कार। इस पुरस्कार का उद्देश्य आयुर्वेद के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वाले विशेषज्ञों को सम्मानित करना है। इसमें 5 लाख तक की राशि प्रदान की जाएगी। यह कदम आयुर्वेद को वैश्विक स्तर पर प्रोत्साहित करने के लिए उठाया गया। धनवंतरी हिंदू धर्म में आयुर्वेद के देवता माने जाते हैं और उन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। समुद्र मंथन के समय जब अमृत कलश निकला था तब धनवंतरी उसी के साथ प्रकट हुए। इन्हें आयुर्वेद का जनक कहा जाता है और चिकित्सा विज्ञान में इनका विशेष स्थान है। धनवंतरी की पूजा विशेष रूप से धनतेरस के दिन की जाती है, जो दीपावली से पहले आता है। इनका स्वरूप आमतौर पर 4 भुजाओं वाला होता है, जिसमें भी अमृत कलश, शंख, चक्र, औषधि धारण किए रहते हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सकों के लिए धनवंतरी प्रेरणा और आराध्य देवता है। आइए आज के प्रश्नों को देखते हैं। अंत्योदय दिवस कब मनाया गया? भैया ये 25 सितंबर 2025 को मनाया। हाल ही में आयोजित नदी उत्सव का 6वां संस्करण कहाँ हुआ है? तो मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली या जयपुर? तो कहाँ हुआ है? नई दिल्ली। अब जो प्रश्न है उनके उत्तर आपको देने हैं। ग्लोबल डिजिटल नॉर्म पैड रिपोर्ट 2025 में पहला स्थान किस देश को मिला है? भारत, स्पेन, जापान या अमेरिका? इसके बाद का प्रश्न है कर्नाटक सरकार की नई योजना LEAP के तहत कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? अगला प्रश्न देखते हैं। स्मृति मंधाना ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कितनी गेंदों में शतक लगाकर भारत की ओर से वनडे में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड बनाया? अब इस क्वेश्चन को आपको ढूंढना पड़ेगा, गूगल पे सर्च करना पड़ेगा। आप लोग सर्च करिएगा और देखिएगा कि इसका क्या आंसर है, क्योंकि जिसको आप सर्च कर लेते हैं वो आपको अच्छे से याद हो जाता है। तो सबसे पहला है विश्व फार्मासिस्ट दिवस 2025। 25 सितंबर को थिंक हेल्थ थिंक फार्मासिस्ट थीम के साथ विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया गया। यह दिवस फार्मासिस्टों की भूमिका और स्वास्थ्य सेवाओं में उनके योगदान को रेखांकित करता है। कब से मनाया जाता है ये भी जान लेना जरूरी है। तो शुरुआती वर्ष देखें तो 2009 से ये बनाया जा रहा है। ठीक है। यदि हम इसकी घोषणा की बात करें तो FIP ने
तुर्की के इस्तांबुल में आयोजित सम्मेलन में इसकी घोषणा की थी, यानी कि इस दिन से ये मनाया जा रहा है। लेकिन 25 तारीख को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 25 सितंबर 1912 को ही FIP की स्थापना हुई थी। ठीक है, इसलिए हर साल 25 सितंबर को विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम देख लेते हैं सितंबर के महत्वपूर्ण दिवस। अभी 2 या 3 दिन की क्लास में अपन दिवस को नहीं देख रहे थे, हो सकता है आप लोग भूल गए हों, लेकिन ध्यान से आप इनको देखिए। जब हम बार बार किसी चीज को देखते हैं, बार बार सुनते हैं, तो वो चीजें हमको याद हो जाती। खासतौर पर इससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो तो छूटता ही नहीं है, मतलब पूछा ही जाएगा। चलिए, 5 सितंबर शिक्षक दिवस, 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 14 सितंबर हिंदी दिवस, 15 सितंबर इंजीनियर्स डे, भारत में मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी की ये जयंती है। 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस पूछा जाता है। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, 25 सितंबर को विश्व फार्मासिस्ट दिवस, इसी की चर्चा अपन ने शुरुआत में क्लास में की है। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस और 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, ये जो दिवस हैं, इनमें से बहुत सारे ऐसे दिवस हैं जिनकी चर्चा अपन लोग डिटेल में कर चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सब याद हो गए होंगे। यदि याद नहीं हो रहे हैं तो देखिए, जब आप क्लास को रात में देखते हैं तो एक बार तो रात में आप देख ही लीजिए, लेकिन जब आप सुबह उठते हैं तो बहुत सारे लोग हैं जो सुबह उठते ही साथ कहीं फेसबुक चलाने लगेंगे, इंस्टा चलाने लगेंगे। तो भाई, यदि आपको सिलेक्शन लेना है, एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो फिर इन सब चीजों से ज्यादा अच्छा है भाई इसी को देख लो। तो सुबह उठते ही साथ जब आप देखेंगे ना, तो जो सबसे पहले आप देखेंगे वो चीज आपको पूरे दिन भर याद रहेगी और धीरे धीरे ये आदत में आ जाएगा, चीजें एकदम परफेक्ट हो जाएंगी। चलिए, भारत की पहली रक्षा निर्माण इकाई मोरक्को में। भारत ने मोरक्को के बेरेचिद में पहली विदेशी रक्षा निर्माण इकाई स्थापित की है। यह कदम भारत की रक्षा निर्माण क्षमता को वैश्विक स्तर पर मजबूत करने की दिशा में ऐतिहासिक है। आप देख ही रहे हैं वैश्विक स्तर यहाँ पर क्यों लग गया है, क्योंकि जो भारत की रक्षा निर्माण की जो क्षमता है उसको कौन अपना रहा है, या किसने अपनाया? मोरक्को। यानी विदेशों में भी हम कहीं ना कहीं रक्षा के मामले में आगे चल रहे हैं। देश का नाम है मोरक्को। थोड़ी इसकी राजधानी देख लेते हैं तो रबाट। वर्तमान जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, मोरक्को दरअसल एक संवैधानिक राजतंत्र है। तो यहाँ के जो राजा हैं वो कौन है? मोहम्मद 6, किंग मोहम्मद 6। प्रधानमंत्री कौन है? अजीज अखनौच। यदि हम महाद्वीप की बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप में यह है, विशेष रूप से उत्तरी अफ्रीका जो है, नॉर्थ अफ्रीका, वहां पर ये स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। आईसीसी ने यूएसए क्रिकेट इकाई की सदस्यता निलंबित की। आईसीसी ने 23 सितंबर को यूएसए क्रिकेट की सदस्यता निलंबित कर दी। यह निर्णय प्रशासनिक कमियों और संगठनात्मक विफलताओं के कारण लिया गया। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, एक तो ये फैक्ट है आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि क्रिकेट से जुड़ा हुआ है और इससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो अक्सर पूछे ही जाते हैं। पूछे क्या जाते हैं? हो सकता है यदि आपके अभी एग्जाम हो तो ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछ ही लिया जाए। साथ ही साथ हम आईसीसी की जानकारी भी लेते जाए। इसकी जो स्थापना है वो 15 जून 1919 को हुई है, सॉरी 1909 को हुई है। प्रारंभिक नाम यदि हम देखें तो इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस है। स्थापक देश यदि देखें तो इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका। अब इनके नाम में परिवर्तन कब कब हुआ? तो 1965 में इसका नाम हो गया था इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, मतलब था 1965 में। 1989 में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी हो गया। एक तो ये फैक्ट याद रखिएगा। मुख्यालय देखा जाए तो दुबई में है, संयुक्त अरब अमीरात। विशेषताएं क्या क्या है? विश्व क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था है। क्रिकेट विश्व कप, T20 विश्व कप, टेस्ट चैंपियनशिप, अंडर 19 विश्व कप आदि का आयोजन यही करती है। एम्पायरों और रेफरी की नियुक्ति भी यही करती है। आईसीसी आचार संहिता का पालन और भ्रष्टाचार विरोधी इकाई का संचालन भी करती है। 104 सदस्य देश हैं, इसमें 12 पूर्ण सदस्य हैं और 92 एसोसिएट सदस्य हैं। ठीक है ना? चलिए, अब इनके जो अभी इस समय पे वर्तमान में प्रमुख हैं वो कौन है? जय शाह, इनका नाम याद रखिएगा। 1 दिसंबर 2025 को इनकी नियुक्ति हुई थी, अपन ने चर्चा की थी। विशेषता ये है कि सबसे युवा आईसीसी चेयरमैन है। सबसे बड़ी विशेषता क्या है भैया? भारत के जो केंद्रीय मंत्री हैं अमित शाह जी के पुत्र हैं। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा, जय शाह। चलिए आगे चलते हैं। भारत ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। आयात का मतलब है आना, वहां से जब आ रहा। अब क्यों लगा दिया प्रतिबंध? बहुत सारे कारण होंगे, पहले हम जान लेते हैं। भारत सरकार ने 24 सितंबर को चांदी और बिना जड़ी गहनों के आयात को रेस्ट्रिकेटेड श्रेणी में रखा। यह प्रतिबंध 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगा। एफटीए का दुरुपयोग, हम देखते हैं क्या कारण है। सस्ती चांदी एशियन देशों से आयात हो रही थी, जिससे टैक्स बचाया जा रहा था। ये चांदी सस्ती थी, अब वहां से आ रही है तो कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी बहुत मिलावट भी होगी, मिलावट होगी। अब चूंकि जब वो वहां से आ रही है तो वो कहीं ना कहीं उसमें टैक्स भी उन लोगों का बच रहा है। अब उनका तो टैक्स बच रहा है और भारत में जब आ रही है तो भारत में अच्छे से बिक भी रही है। तो जब भारत में बिक रही है तो भैया भारत के जो घरेलू उद्योग हैं, जो यहाँ के सुनार हैं, जो यहाँ पर चांदी का अपना एक
तरीके से उद्योग खोले हैं, अपना काम चला रहे हैं, उनको घाटा हो रहा था। तो भारतीय कारीगरों को नुकसान हो रहा था और उनके रोजगार पर असर पड़ रहा था। कीमतों में उछाल देखा जाए तो चांदी 1.35 लाख किलो तक पहुंच गई थी। लाख किलो, लाख है याद रखिएगा। एक साल में 57% तक उसकी तेजी थी। नीति में बदलाव, अब आयात प्रतिबंध श्रेणी में है और लाइसेंस जरूरी, यानी कि अब जो आयात है वो प्रतिबंध कर दिया गया है और यदि करना है तो उसके लिए लाइसेंस जरूरी हो गया है। इससे होगा क्या, भारत के जो कारीगर हैं, जो खासतौर पर सुनार हैं, उनके लिए फायदा मिल जाएगा, क्योंकि वो अपने घर पे ही उन चीजों को बना रहे हैं। और इसका एक और महत्वपूर्ण कारण ये भी होता है दोस्तों कि इस समय त्योहार का भी समय आ रहा है, लोग काफी ज्यादा मात्रा में चांदी, सोना, ये सब चीजें खरीदा करते हैं। शादियां भी आने वाली हैं तो ये सब चीजें खरीदा करते हैं। तो होता क्या है कि इस समय पे कहीं ना कहीं उनका जो एक व्यापार है वो बना रहे, क्योंकि प्राथमिकता किसी भी देश की ये होती है कि उनके यहाँ पर रहने वाले जो व्यक्ति हैं, चाहे व्यापारी हो चाहे नॉर्मल आदमी हो, उनका विकास बराबर पे बना रहे। इसीलिए इस तरीके से जो प्रतिबंध है वो सब लगाए जाते हैं। आगे चलते हैं। ऊजू जल विद्युत परियोजना को मंजूरी। अरुणाचल प्रदेश की सुबनसिरी नदी पर स्थित 2220 मेगावाट ऊजू जल विद्युत परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी मिली। यह उत्तर पूर्व भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक होगी। अरुणाचल प्रदेश के बारे में एक लाइन में तथ्य जान लेते हैं। ये वाली जो जानकारी है इसको जरूर रखिएगा। इसका नाम क्या है, ऊजू जल विद्युत परियोजना। किस नदी पे, सुबनसिरी। कहां पर है, तो अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अभी करंट की न्यूज है दोस्तों, पूछे जाने की संभावना है। अब हम अरुणाचल प्रदेश को देख लेते हैं। देखिए, मैं जब भी आप लोगों के लिए कोई भी प्रश्न बताता हूं तो उससे आसपास में जुड़े हुए सभी प्रश्नों को कवर करा देता हूं, आप लोग उसका रिवीजन कर लेते हैं। उसका कारण यही है कि चीजें हम भूलें नहीं, एक दूसरे के संग कनेक्ट करते हुए चलें, जोड़ते हुए चलें। तो भैया राष्ट्रीय उद्यान देखा जाए तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान चांगलांग जिले में है, नोआ देहांग नदी के किनारे। एक है मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान, ये अपर सियांग जिले में है, सियांग नदी के पास। कुछ जल परियोजनाएं हैं। एक तो शुरुआत में ही है सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना जो अपन ने ऊपर पढ़ी। इसके बाद में है दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना, दिबांग नदी पे है। एक है सियांग नदी परियोजना जो कि सियांग नदी पर है। कुछ वन्यजीव अभ्यारण्य है, दिबांग अभ्यारण्य है, यहाँ पर रेड पांडा और ताकिन के लिए प्रसिद्ध है। पक्के टाइगर रिजर्व है कामेंग नदी के किनारे, हार्नबिल का यहाँ पर संरक्षण हुआ करता है। और सेसा आर्किड अभ्यारण्य, आर्किड की लगभग 200 प्लस प्रजातियां यहाँ पर हैं। और ईगल नेस्ट अभ्यारण्य, ये दुर्लभ हिमालयी पक्षियों का कहीं ना कहीं घर है। चलिए आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 49वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। 24 सितंबर को प्रधानमंत्री जी ने 65,000 करोड़ रुपए की 8 परियोजनाओं की समीक्षा की। प्रगति का उद्देश्य प्रशासनिक सुधार और विकास योजनाओं की निगरानी करना है। आपको प्रगति को याद रखना है, बस इतना याद रखना। पूरा नाम क्या है, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेशन। इसी का जो फुल फॉर्म है जो मैंने आपको बता दिया, यहां सामने लिखा हुआ है, फुल फॉर्म इसका पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसकी जो पहली बैठक है वो 25 मार्च 2015 को हुई थी। मंच का उद्देश्य क्या रहता है, केंद्र और राज्य सरकार के बीच समन्वय तरीके से एक सेतु का काम करना और विकास परियोजनाओं की समीक्षा करना। तकनीकी विशेषताएं हैं जैसे डिजिटल डेटा है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है और जियो स्पेशियल तकनीक का उपयोग। पीएमओ की पहल, प्रधानमंत्री सीधे राज्यों के मुख्य सचिवों से इसमें संवाद करते हैं। महत्ता, परियोजनाओं की देरी रोकना, यानी जो परियोजनाएं लेट हो रही हैं, नहीं चल पा रही हैं, उनको उनमें जो देरी हो रही है उसको रोकना। लागत नियंत्रण, जो इसमें लागत लग रही है उस पर नियंत्रण करना। जनहित में तेज क्रियान्वयन। ठीक है, ई गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस को बढ़ावा देना। इसलिए ये जो बैठक है ये होती है। किसने की है, मोदी जी ने की है। कौन से नंबर की है, तो 49वीं है, इसको याद रखिएगा। जर्मन फुटबॉलर जेरोम बोएटेंग ने संन्यास ले लिया। 2014 विश्व कप विजेता जर्मन खिलाड़ी जेरोम बोएटेंग ने 37 वर्ष की आयु में संन्यास की घोषणा की। उन्होंने लंबे समय तक जर्मन और यूरोपीय फुटबॉल में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कल ही हम लोगों ने चर्चा की थी, एक और ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने संन्यास लिया था और संन्यास लेने के बाद में फिर उन्होंने उस संन्यास को वापस भी ले लिया। वो कौन से खिलाड़ी हैं और किस खेल से संबंधित हैं, आप लोग कमेंट में बताइएगा ताकि मैं समझ पाऊं कि आप लोग क्लास को अच्छे से देखते हैं और जो ऐसी जो न्यूज होती है उनको अपने पास में नोट भी कर लेते हैं, क्योंकि यदि आप लोगों ने नोट कर रखा होगा तो ही आप बता पाएंगे, अन्यथा आपको देखना पड़ेगा। 2014 फीफा विश्व कप विजेता यदि देखा जाए तो जर्मनी की टीम के मुख्य डिफेंडर रहे। कौन थे डिफेंडर, यूईएफए यूरो 2009 U21 चैंपियन, जर्मनी की युवा टीम के साथ उन्होंने खिताब जीता। इनके बारे में कुछ बातें हैं। म्यूनिक के साथ 2 बार ट्रेबल विजेता, 2012-13 में, 2019-20 में सीजन में 7 बार इन्होंने कहीं ना कहीं चैंपियन, लगातार जीत के साथ क्लब को मजबूती दी। तो ये जो इनके बारे में जानकारी है इनको आप याद रखें चाहे नहीं, लेकिन इसको जरूर याद रखना, एक तो जर्मन फुटबॉलर है। दूसरी बात, जेरोम बोएटेंग
इनका नाम है और इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी। 2014 फीफा विश्व कप विजेता, जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया जैविक उत्पाद समझौता। 24 सितंबर को भारत और ऑस्ट्रेलिया ने जैविक उत्पाद की पारस्परिक मान्यता पर समझौता किया। यह समझौता दोनों देशों के बीच व्यापार और कृषि सहयोग को मजबूत करेगा। अब ये है क्या, जैविक उत्पादों से संबंधित, थोड़ा इनको समझ लेते हैं। जैविक उत्पाद समझौता का महत्व एक एक लाइन में परीक्षा उपयोगी शैली में हम इसको देखते हैं। जैविक उत्पाद समझौता क्या है, महत्वपूर्ण बिंदु 2025 में, यह एक पारस्परिक मान्यता समझौता है जिसमें दो देश एक दूसरे के जैविक मानकों और प्रमाणन को स्वीकार करते हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया समझौता 2025। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने जैविक कृषि, खाद्य और पेय उत्पादों के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया। निर्यात को बढ़ावा, इससे भारत के जैविक उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। 2024-25 में 89.6 करोड़ का निर्यात हुआ। किसानों को लाभ, जैविक उत्पादों की कीमत सामान्य से 30 से 40% अधिक होती है जिससे किसानों को बेहतर आय मिलती है। बिल्कुल। प्रमाणन की समानता, दोनों देश की प्रमाणन प्रणाली को मान्यता मिलने से व्यापार बाधाएं कम होती हैं। पर्यावरणीय लाभ, जैविक खेती से मिट्टी, जल और जैव विविधता की रक्षा होती है, सतत विकास को बढ़ावा मिलता है। राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम NPOP, भारत में जैविक उत्पाद की गुणवत्ता और पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए NPOP की भूमिका अहम है। चलिए, अग्नि P का रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर परीक्षण, ये क्या है। 25 सितंबर को DRDO ने ओडिशा के चांदीपुर से अग्नि P मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह भारत की रणनीतिक रक्षा क्षमताओं को और मजबूत बनाता है। रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर परीक्षण का अर्थ है कि मिसाइल को रेलवे ट्रैक पर बने विशेष मोबाइल प्लेटफॉर्म से दागा जाता है। पहली बात, इस तकनीक से मिसाइल को कहीं भी ले जाकर गुप्त रूप से तैनात किया जा सकता है। ठीक है भैया, ट्रेन जा रही है, अब किस ट्रेन में क्या है अपन को क्या मालूम। यह दुश्मन की नजर से बचकर रणनीतिक बढ़त भी देता है। हाल ही में DRDO ने अग्नि P मिसाइल का ऐसा ही सफल परीक्षण किया है। देखिए, हम रक्षा की शैली में है ना बहुत ज्यादा आगे जा रहे हैं। अब हमारे पास में ऐसी मिसाइल भी हैं जिनको ट्रेन से, अभी तक कैसी मिसाइलें थी कि भैया हम उसी स्थान पर रख सकते थे या स्थान से उसको चला सकते थे, या कहीं ना कहीं वो उसमें जाती जो हवाई जहाज वगैरह हैं, है ना, उसमें जाती जो फाइटर जेट हैं, लेकिन अब ट्रेन में भी जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं हम इसमें आगे हैं। प्रधानमंत्री ने यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन किया। ट्रेड शो मतलब व्यापार से संबंधित। 25 सितंबर को प्रधानमंत्री जी ने ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन किया। इस आयोजन में रूस साझेदार रहा, ये जरूर याद रखिएगा, और कई उद्योगों ने भाग लिया। ट्रेड शो दरअसल एक व्यावसायिक प्रदर्शनी होती है जहां कंपनियां अपने उत्पाद और सेवाएं दिखाती हैं। इसका उद्देश्य बिजनेस नेटवर्किंग, नए ग्राहक जोड़ना और बाजार विस्तार होता है। ये आमतौर पर किसी खास उद्योग जैसे टेक्नोलॉजी, कृषि, फैशन या शिक्षा से जुड़े होते हैं। इसमें डेमो, सेमिनार और लाइव प्रेजेंटेशन भी होते हैं ताकि लोग उत्पाद को समझ सकें। सरकार और निर्यात एजेंसियां भी ट्रेड शो के जरिए निर्यात को बढ़ावा देती हैं। आज के हम MCQs को देखते हैं। सबसे पहला है कि हाल ही में DRDO ने इस मिसाइल का सफल रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर परीक्षण किया है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या है, अग्नि, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। ठीक है, तो अग्नि P इसका क्या है आंसर है। ऑप्शन थे अग्नि 4, अग्नि P, पृथ्वी सेकंड या आकाश। तो क्या है इसका अग्नि P। ICC ने 23 सितंबर 2025 को किस देश की क्रिकेट इकाई की सदस्यता को निलंबित ही कर दिया। इंग्लैंड, पाकिस्तान, USA, वेस्ट इंडीज। हमने अभी पढ़ा है USA की सदस्यता को निलंबित कर दिया। अब है ऊजू जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सुबनसिरी नदी या तीस्ता नदी। तो कौन सी नदी है, सुबनसिरी नदी। ठीक है। 49वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता किसने की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। इसका आंसर आपको देना है। और प्रगति का आप लोग फुल फॉर्म भी जरूर लिखिएगा, क्योंकि मैं अक्सर आप लोगों से कहता हूं जिन चीजों को आप लिख लेते हो, जिन चीजों को सर्च कर लेते हो, वो चीजें आपको याद हो जाती हैं, और उस मामले में तो वो ज्यादा ही याद हो जाती हैं जिसको आप सिर्फ एक बार पढ़ते ही हो। 25 सितंबर 2025 को DRDO ने किस मिसाइल का रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर परीक्षण किया है। अग्नि 4, अग्नि P, पृथ्वी सेकंड या आकाश। हालांकि ये क्वेश्चन हो चुका है, एक बार और आ गया आपके सामने। ये 26 अगस्त 2025 को मनाया गया। हालांकि ये सितंबर चल रहा है, लेकिन फिर भी बीच बीच में ऐसे क्वेश्चन जो अक्सर पूछे ही जाते हैं मैं बार बार लेकर जरूर आता हूं ताकि वो चीजें आपको अच्छे से याद हो जाए। महिला समानता दिवस हर साल 26 अगस्त को महिलाओं के अधिकार और समानता को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। यह दिन भारतीय संविधान में महिलाओं को मतदान का अधिकार मिलने की याद दिलाता है। इस अवसर पर पूरे देश में संगोष्ठियां और कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। यह दिवस महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता का प्रतीक माना जाता है। महिला समानता दिवस हर साल
26 अगस्त को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत अमेरिका में हुई थी जब 1920 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। 1971 में इसे आधिकारिक रूप से वुमेन्स इक्वलिटी डे घोषित किया गया। भारत में भी इसे महिला अधिकार और समानता के लिए जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। आगे चलते हैं। इंडस बैंक के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो राजीव रंजन बने हैं। 25 अगस्त 2025 को राजीव रंजन को इंडस बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया। वे बैंकिंग क्षेत्र में लंबे समय से कार्यरत हैं और उनके अनुभव से बैंक की विकास रणनीति को मजबूती मिलेगी। इंडसइंड बैंक भारत के प्रमुख निजी बैंकों में से एक है। नए नेतृत्व से डिजिटल बैंकिंग और सेवाओं में सुधार की उम्मीद है। ये भी क्वेश्चन एक तरीके से पुराना ही है लेकिन रिवीजन हो गया। बैंकों का पहला राष्ट्रीयकरण 1955 में एसबीआई बना पहला राष्ट्रीयकृत बैंक। इसको याद रखना, ये बार बार पूछा है, बहुत सरल क्वेश्चन है दोस्त। यदि ऐसे क्वेश्चन आप छोड़ के आओगे तो समझ लो सिलेक्शन से आप बाहर। फिर 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है। ये मुख्य राष्ट्रीयकरण था। और फिर जो दूसरी बार राष्ट्रीयकरण हुआ 1980 में 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। इन तारीखों को याद रखिएगा दोस्तों। सबसे पहला कौन सा था? तो एसबीआई था। भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन बना है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज की जो खबरें हैं उनमें से। तो सुंदरबन बन गया है। सुंदरबन हाल ही में भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व घोषित हुआ है। क्षेत्र बंगाल टाइगरों और मैंग्रोव जंगलों के लिए प्रसिद्ध है। ये तो हम सभी जानते हैं। टाइगर रिजर्व बनने से यहाँ वन्य जीव संरक्षण को और बढ़ावा मिलेगा। यह कदम जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। साथ ही पर्यटन और स्थानीय रोजगार में भी वृद्धि होगी। भारत के सबसे बड़े टाइगर रिजर्व यदि देखा जाए तो जो सबसे बड़ा है वो है नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, आंध्र प्रदेश में है। ये 3727.82 वर्ग किलोमीटर पे है। अब दूसरे नंबर पे कौन आ गया है? तो सुंदरबन टाइगर रिजर्व, ये जो पश्चिम बंगाल में है, 3629.57 वर्ग किलोमीटर। पहले सुंदरबन के विस्तार से पहले ये दूसरा नंबर किसका था? तो पलामू टाइगर रिजर्व या कार्बेट टाइगर रिजर्व जैसे रिजर्व इसके ऊपर थे। लेकिन सुंदरबन यदि हम देखें तो पहले 7वें स्थान पर आता था। कौन से स्थान पे? 7वें स्थान। अब ये सीधे दूसरे स्थान पर आ गया है। कुछ ऐसे स्थान हैं जिनको इसमें जोड़ दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में सितंबर 2025 तक देखते हैं। तो पहला जो है वो है जिम कॉर्बेट, 1936, उत्तराखंड। इसे होली नेशनल पार्क भी कहते हैं। सबसे बड़ा यदि हम देखें तो हिमिस है। ये किसकी बात चल रही है? राष्ट्रीय उद्यान की। अभी हमने टाइगर रिजर्व देखे, है ना। राष्ट्रीय उद्यान में ही टाइगर रिजर्व होते हैं, पर यहां पर बात किसकी चल रही है? राष्ट्रीय उद्यान की। 3 चीजें इसमें हमें याद रखनी पड़ती है। तो राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य और टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व वहां पे होते हैं जहां पर टाइगरों की संख्या ज्यादा होती है। जैसे मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट घोषित कर रखा है इस समय पे। अब देखिए, तो यहां सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो है हिमिस। कहां पे है? लद्दाख में, 4400 वर्ग किलोमीटर। सबसे छोटा है साउथ बंटन, ये अंडमान में है, 5 वर्ग किलोमीटर पे। ठीक है। कुल राष्ट्रीय उद्यानों की बात की जाए तो 160 है। और जो टाइगर रिजर्व है वो है 54। कितने हैं? 54। मध्य प्रदेश में कितने हैं? तो 9 है। कान्हा, बांधवगढ़, पेंच, सतपुड़ा, पन्ना, संजय डुबरी, माधव, नौरादेही, गुरु घासीदास। ये मध्य प्रदेश में कितने हैं? 9 है। ठीक है। विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना ने किन 2 युद्धपोतों का कमीशन हुआ है? तो आईएनएस उदयगिरी का और आईएनएस हिमगिरी का। इन दोनों युद्धपोतों का निर्माण स्वदेशी तकनीक से किया गया। ये भारतीय नौसेना की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करेंगे। आत्मनिर्भर भारत के तहत यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इनसे नौसेना की रणनीतिक ताकत और बढ़ जाएगी। विशाखापट्टनम में इनके कमीशन से नौसेना की क्षमताओं में बड़ा इजाफा हुआ है। देश का सबसे बड़ा केंद्रीय पुस्तकालय किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में स्थापित यह केंद्रीय पुस्तकालय देश का सबसे बड़ा है। इसमें लाखों पुस्तकें और डिजिटल संसाधन मौजूद हैं। यह छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए ज्ञान का विशाल भंडार है। शिक्षा और अनुसंधान की गुणवत्ता को यह पुस्तकालय नई दिशा देगा। इससे प्रदेश में शिक्षा का जो स्तर है और बेहतर होगा। थोड़ा हम देख लेते हैं यहाँ के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और विधानसभा सीटें क्या है, क्योंकि एक क्वेश्चन इनसे संबंधित भी पूछा जाता है। हर एक क्लास में यदि राज्य की चर्चा होती है या देश की चर्चा होती है तो मैं कहीं ना कहीं उस देश के प्रमुख या राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं, राज्य के राज्यपाल हैं, विधानसभा सीटें हैं, उनको अक्सर लेके आता हूं। तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो एन चंद्रबाबू नायडू, तेलुगु देशम पार्टी से संबंधित हैं और 12 जून 2024 से हैं। राज्यपाल हैं यहाँ के एस अब्दुल नजीर। विधानसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 175 है। कितनी है? 175 है। राजीव रंजन को किस अंतरराष्ट्रीय संस्था का उपाध्यक्ष चुना गया है? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक, एनडीबी। व्याख्या, एनडीबी ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित एक महत्वपूर्ण वित्तीय संस्था है। राजीव रंजन की नियुक्ति भारत की
वैश्विक वित्तीय स्थिति को मजबूत करेगी। यह पद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की बढ़ती भूमिका का प्रतीक है। उनकी विशेषज्ञता बैंक की नीतियों और परियोजनाओं में सहायक सिद्ध होगी। नई दिल्ली में हाल ही में कौन सा राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ? अखिल भारतीय स्पीकर सम्मेलन। नई दिल्ली में 2 दिवसीय अखिल भारतीय स्पीकर सम्मेलन का आयोजन हुआ। इसमें राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष और संसदीय नेताओं ने भाग लिया। इसका उद्देश्य लोकतांत्रिक संस्थाओं को और मजबूत बनाना था। सम्मेलन का मुख्य विषय पारदर्शिता और सुशासन रहा। ऐसे आयोजन लोकतंत्र को और सुदृढ़ करते हैं। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में किस क्रिकेटर की प्रतिमा का अनावरण हुआ? तो याद रखिएगा, सुनील गावस्कर। ये इंपॉर्टेंट है। सुनील गावस्कर भारतीय क्रिकेट इतिहास के महानतम बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। उनकी प्रतिमा का अनावरण वानखेड़े स्टेडियम में किया गया। यह भारतीय क्रिकेट को सम्मान देने का प्रतीक है। इस अवसर पर कई दिग्गज खिलाड़ियों की उपस्थिति रही। ये प्रतिमा क्रिकेट प्रेमियों के लिए गर्व का विषय है। कहीं ना कहीं हम देखें तो दोस्तों सुनील गावस्कर का अपना एक स्थान था। आइए हम इनके बारे में और थोड़ा जान लेते हैं। सुनील गावस्कर का जो जन्म है वो मुंबई महाराष्ट्र में होता है। जन्म है इनका 10 जुलाई 1949 को। कुछ प्रमुख उपलब्धियां, टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज हैं। 34 टेस्ट शतक लंबे समय तक का विश्व रिकॉर्ड है। 1971 में डेब्यू सीरीज में 774 रन। 1980 में इनको पद्म भूषण मिला। तेज गेंदबाजी के खिलाफ तकनीकी बल्लेबाजी में महारत हासिल थी। धैर्य, एकाग्रता और क्लासिकल डिफेंस के लिए प्रसिद्ध थे। भारत ने हाल ही में किस संगठन के साथ भुखमरी से निपटने हेतु समझौता किया है? विश्व खाद्य कार्यक्रम, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। भारत और WFP के बीच यह समझौता खाद्य सुरक्षा और पोषण सुनिश्चित करने की दिशा में है। यह कदम वैश्विक भुखमरी को कम करने में सहायक होगा। भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि इस साझेदारी से और मजबूत होगी। साथ ही यह सतत विकास लक्ष्यों SDG की प्राप्ति में योगदान देगा। चलिए दोस्तों, आज के हम MCQs को देख लेते हैं कौन कौन से हैं। महिला समानता दिवस भारत में कब मनाया गया? 15 अगस्त 2025, 26 अगस्त 2025, 5 सितंबर 2025 और 2 अक्टूबर 2025। तो क्या है इसका आंसर? 26 अगस्त 2025। साथ ही आपके लिए क्वेश्चन भी है कि 2 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? इंडस इंड बैंक के नए MD और CEO कौन नियुक्त हुए हैं? चंदा कोचर, आदित्य पुरी, राजीव आनंद, शशि अंकुर। तो कौन हुए हैं? राजीव रंजन। यहाँ आनंद नाम है, लिख गया है, लेकिन इनका जो नाम है वो क्या है? राजीव रंजन। आगे चलते हैं। भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व हाल ही में कौन बना है? इसका आंसर आपको देना है रणथंभौर, पन्ना, सुंदरबन, कान्हा। फिर है क्वेश्चन, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में किस क्रिकेटर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? कपिल देव, सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़। और अब आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है IMD रिपोर्ट 2025 के अनुसार जलवायु नेतृत्व में पहला स्थान किस शहर ने प्राप्त किया? टोक्यो, दिल्ली, पेरिस या लंदन? ठीक है दोस्तों, तो इसके जो आंसर है वो आप लोगों को देने हैं। इसी के साथ हम आज की अपनी इस क्लास को यहाँ पर समाप्त करते हैं। इसके बाद में मिलते हैं अगली खबर में, अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।